हेलो दोस्तों, आज मैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मंत्री जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। अब जो है प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। यानी कि प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर किसका निर्माण होता है? तो मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। अब हम चलते हैं कि भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली चलती है। कौन सा? संसदीय शासन प्रणाली चलती है। संसदीय शासन प्रणाली चलती है और संसदीय प्रणाली की दो अवस्था होती है। संसदीय प्रणाली की कितनी अवस्था होती है? दो अवस्था होती है। एक होता है नाम मात्र का जिसमें राष्ट्रपति आते हैं। कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं। और दूसरा होता है वास्तविक। दूसरा कौन होता है? वास्तविक शासन, जिसका प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। इस प्रकार अगर पूछा जाए देश का नाम मात्र का प्रधान कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन देश का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वो देश का वास्तविक प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और संसद जो होता है, संसद का उल्लेख 79 में किया गया है कि देश में एक संसद होगा। उसके बाद जो है यानी कि प्रधानमंत्री से संबंधित जो है कुल 2 अनुच्छेद है। प्रधानमंत्री से जो है संबंधित कुल कितने अनुच्छेद है? 2 है। पहला है अनुच्छेद 74 और दूसरा अनुच्छेद जो है 74 यानी कि अनुच्छेद 75। यानी प्रधानमंत्री से संबंधित मुख्य 2 ही अनुच्छेद है। कौन कौन अनुच्छेद है? अनुच्छेद 74 है और दूसरा जो है अनुच्छेद कौन है? 75 है। अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक प्रधान होता है। क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होगा, लेकिन उसके वास्तविक शासन का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। और अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा देश के लिए एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। अब उससे पहले मैं जान लेते हैं कि नियुक्ति और निर्वाचन में क्या डिफरेंट है। एक होता है नियुक्ति और दूसरा होता है निर्वाचन। क्या होता है? एक होता है नियुक्ति और दूसरा होता है निर्वाचन। नियुक्ति क्या होता है और निर्वाचन क्या होता है, सबसे पहले हम उसे समझ लेते हैं। यानी जब जनता के द्वारा एक समूह में से कुछ खास व्यक्ति को चुन लिया जाता है तो वो निर्वाचित सदस्य कहलाते हैं। और उसी निर्वाचित सदस्य में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है तो वो नियुक्ति हुआ। तो जैसे कि लोकसभा जो होती है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? कुल 545 वर्तमान में जो है सदस्य हैं। और 545 जो सदस्य चुन के आते हैं यानी कि उसका जो है निर्वाचन हुआ। क्या हुआ? उसका निर्वाचन हुआ। उसी जगह उसमें से क्या करता है, कुछ एक व्यक्ति को यानी जिसकी सरकार बनती है उसमें से किसी एक व्यक्ति को एक प्रधान मान लिया जाता है तो उसको हम नियुक्ति कहेंगे। तो नियुक्ति और निर्वाचन में फर्क समझ में आ गया होगा। लोकसभा में कुल कितनी सीट है? तो वर्तमान में 545 सीटें जो है वो लोकसभा में है। तो अगर पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री जो होते हैं उनका नियुक्ति होता है या निर्वाचन, तो हम ऐसा भूल नहीं करेंगे कि निर्वाचन होता है। यानी कि प्रधानमंत्री का जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, न कि निर्वाचन की जाती है। इस प्रकार निर्वाचन और नियुक्ति में समझ में आ गया होगा।
अब हम चलते हैं, लोकसभा जो होता है उसे निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और एक होता है राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहा जाता है। कौन सा सभा होता है? राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहते हैं। और एक होता है राष्ट्रपति। या तीनों को मिला के जो है संसद का निर्माण होता है। अगर पूछा जाए संसद के कुल कितने अंग होते हैं, तो उसे 3 अंग होते हैं। पहला होता है राष्ट्रपति, पहला कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरा होता है राज्यसभा, और दूसरा कौन होता है? राज्यसभा। और तीसरा जो होता है वो लोकसभा होता है। कौन होता है? लोकसभा होता है। अब हम चलते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है। यानी तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहला पॉइंट हो गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा हुआ, प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता हो। किसको नियुक्त किया जाएगा? लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है, तो प्रधानमंत्री का वेतन उतना ही होता है जितना अन्य मंत्री का वेतन होते हैं। उनको अलग से किसी भी प्रकार की वेतन नहीं दी जाती है। उसको सिर्फ भत्ता और जो होता है वो दी जाती है, और अन्य किसी भी तरह की सुविधा उन्हें नहीं है। वेतन जितना अन्य मंत्री को मिलते हैं, उतना ही वेतन प्रधानमंत्री को भी दी जाती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री का उल्लेख, यानी देश के लिए एक प्रधानमंत्री होगा, इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में की गई है। और देश का वास्तविक प्रधान पूछा जाए तो वो प्रधानमंत्री होता है। अब चलते हैं प्रधानमंत्री को पद, यानी कि प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता का शपथ, गोपनीयता की शपथ जो है किसके द्वारा दी जाती है? शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। और अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, ऐसे तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है, अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। लेकिन जनरल जो होता है वो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर किसी तरह का प्रधानमंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो तो प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बने रहेंगे। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए बने रहेंगे। अब हम चलते हैं, इसके बाद जो है प्रधानमंत्री की कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, लेकिन उससे पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। अब हम चलते हैं कि ऐसी स्थिति में जब पूरे मंत्रिपरिषद को बर्खास्त होना पड़ता है यदि प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाए, यानी कि अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो लोकसभा जो होती है वो एक तरीका से बर्खास्त हो जाती है और पुनः एक नई प्रक्रिया के द्वारा अन्य प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अब हम चलते हैं भारतीय संविधान में, यानी कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का शक्तियों का उल्लेख नहीं है।
भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री को क्या शक्ति होनी, जिस तरह से राष्ट्रपति को 3 तरह की शक्तियां प्राप्त है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में की गई है, लेकिन भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री को क्या शक्ति मिलनी चाहिए इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, परंतु राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। ठीक है, अब जो है प्रधानमंत्री के कुछ कार्य होते हैं जिन्हें सब बता देता हूं। प्रधानमंत्री जो है एक मंत्री होता है, परंतु वह अपने समकक्ष मंत्रियों के प्रधान होते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है और अन्य मंत्रियों को जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब जो है मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित कर उनके कार्यों को बांट देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि शिक्षा मंत्री हुआ, कौन सा मंत्री, शिक्षा मंत्री हुआ, या रेल मंत्री हुआ, या स्वास्थ्य मंत्री हुआ, या अन्य किसी भी प्रकार के मंत्री का पद जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही निर्धारित की जाती है कि अमुक व्यक्ति को कौन सा पद दिया जाए। कौन निर्धारित करता है, प्रधानमंत्री ही करते हैं। इस प्रकार देश का वास्तविक शक्ति किनके हाथ में होता है, तो प्रधानमंत्री के पास होते हैं। अब चलते हैं, प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उनको बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। यानी अगर मान लीजिए कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करवाना है तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट राष्ट्रपति से इसकी सलाह ले सकते हैं और इस मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। किसकी सलाह से, राष्ट्रपति की सलाह से जो है बर्खास्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का नेता होता है, क्योंकि लोकसभा में उच्च बहुमत दल वाले को ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार पूछा जाए कि लोकसभा यानी प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है, तो वो होता है लोकसभा का। कौन सा सभा का, लोकसभा का नेता जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अब है राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श जो है वो प्रधानमंत्री के ही द्वारा राष्ट्रपति को दी जाए कि अमुक सम्मेलन या बैठक कब बुलाई जाए, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री के द्वारा ही राष्ट्रपति को दी जाती है। अब जो है लोकसभा के विघटन की सिफारिश, लोकसभा की विघटन की सिफारिश जो होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है। विघटन का अर्थ हुआ भंग करना। क्या अर्थ हुआ, भंग करना। अब जो चलते हैं राष्ट्रपति के कुछ शक्तियां हैं, जैसे राष्ट्रपति जो होते हैं वो नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं। अब जो है नीति आयोग का नाम पहले जो था वो योजना आयोग था। कौन सा आयोग था, योजना आयोग था, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी, योजना आयोग का। लेकिन इसी योजना आयोग का नाम जो है नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। इस प्रकार पूछा जाए नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो जो है नरेंद्र मोदी। लेकिन योजना आयोग अगर पूछ दिया जाए तो उसका प्रथम जो है अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, यानी श्री जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रथम जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे। क्योंकि
योजना आयोग जिसे नीति आयोग कहा जाता है उसका पदेन अध्यक्ष जो होता है वो देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब हम चलते हैं, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा जो होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास देश के वास्तविक शक्तियां प्रदान है, इसीलिए समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, मंत्री कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उपमंत्री। इस तरह से पूछा जाए कि प्रधानमंत्री से संबंधित कुल कितने अनुच्छेद है, तो मुख्यतः 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि संसदीय शासन व्यवस्था में संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होंगे और उनकी सलाह के लिए देश का एक प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन अनुच्छेद 75 में जो है देश का एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाएगी, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 75 में की गई है। इस प्रकार जो है प्रधानमंत्री के बारे में समझ में आ गया होगा।